जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 8वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने आरआरबी साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का 7वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ उसका कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी f वाला एक अवतल दर्पण ध्रुव से u दूरी पर रखी गई वस्तु का ध्रुव से दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? मेरे मित्र, सीधे सीधे यहाँ पे आपके क्वेश्चन में किसकी चर्चा की जा रही है? अवतल दर्पण की चर्चा की जा रही है। और नो डाउट आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा और ये क्या होगा? आप कहेंगे अवतल दर्पण का ध्रुव होगा और ये आप कहेंगे मुख्य फोकस। ये क्या होगा? आप कहेंगे वक्रता केंद्र। भाई मेरे, पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी आप सभी कहेंगे सर जी फोकस दूरी कहलाएगी। अब मेरे मित्र क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोकस दूरी f वाला एक अवतल दर्पण से दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव से दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो यहां आपका पोल है और कहीं पे भी वस्तु रखा जाएगा मेरे मित्र, मान लो कि यहां पे रख दे या कहीं और जगह रख दे, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? तो सर वास्तविक बन रहा है, यहां पे बन रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सर ये आपका फोकस दूरी है और ये जो वस्तु के लिए दूरी होगा और साथ ही साथ ये जो आपका प्रतिबिंब दूरी भी है, इसके इन सभी से हम इसका फोकस दूरी कैसे प्राप्त करेंगे? क्या कहोगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है किससे? सर मिरर फॉर्मूला से, यानी कि दर्पण सूत्र से। हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी दर्पण सूत्र से हम सभी कहते हैं कि 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस तरह से तो फोकस दूरी का वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। मेरे मित्र बिल्कुल दिया गया है और यही फॉर्मूला लगेगा, बस हमको क्या करना है, यहां से f निकालना है। कैसे निकालेंगे? मेरे मित्र, जब आप 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कह रहे हो तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ये v और u का एलसीएम नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हम इसको vu लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये v कैंसिल करेगा, आप कहेंगे u बचेगा, फिर ये u को कैंसिल करेगा और क्या बचेगा? v बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, आप कहेंगे सर f इंटू यू प्लस v इक्वल टू vu हो जाएगा और यहां से हम f इक्वल टू vu बटा u प्लस v कह सकते हैं। तो मेरे भाई आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी कितनी होगी, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी vu या फिर u भी, चूंकि गुना में है तो vu बोल लो या फिर u भी बोल लो, बात बराबर है। तो vu बटा u प्लस v देख लेंगे सर ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब भी दर्पण सूत्र की बात करी जाएगी तो हम लोग 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कहेंगे। साथ ही सर अगर दर्पण से संबंधित किसकी बात करी जाएगी? दर्पण से संबंधित मैग्निफिकेशन की बात करी जाएगी। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग दर्पण के लिए आवर्धन की बात करेंगे, दर्पण के लिए आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, तो आप सभी याद रखेंगे कि मैग्निफिकेशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और दर्पण के लिए आवर्धन -v/u के बराबर होगा और यही hi/ho के भी बराबर होता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के भी बराबर होता है। और साथ ही आप सबों को मालूम है, अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में यहाँ पे देखें तो फोकस दूरी क्या होती है? आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और साथ में वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आप कहेंगे फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो ये सर आपका लाइट के मिरर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसका आप खास ख्याल रखिएगा। आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि दर्पण सूत्र हम जैसे ही कहेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा।
और अगर हम लोग दर्पण के लिए आवर्धन की बात करेंगे तो m इक्वल टू माइनस v बटा u होगा, और अगर हम लोग फोकस दूरी की बात करेंगे तो r/2, और जो आपका वक्रता त्रिज्या होगा वो क्या होगा, फोकस दूरी की दोगुनी होगी। अगर हम लेंस के लिए बात करेंगे सर किसकी, फॉर्मूला की, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र की, तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और लेंस के लिए आवर्धन की बात करेंगे तो यहां पे मेरे मित्र माइनस नहीं लगाएंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहरहाल आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मेरे मित्र समांतर परिपथ के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि समांतर परिपथ की निबल धारा अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है। दूसरा है कि समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है। तीसरा है कि समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। और चौथा है कि समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। और आपको यहां पे क्या करना है, सर कौन सा कथन सत्य है इसकी जानकारी देना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है समांतर पथ, तो हम कहीं ना कहीं इसको कैसे समझेंगे, आप कहेंगे प्रतिरोधों के समांतर क्रम के संयोजन से इसको समझेंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये आपका कोई एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध सर आपका ये है, और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो तीसरा प्रतिरोध है वो आपका कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब ये तीनों प्रतिरोध क्या है, आप सभी कहेंगे सर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सर बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आप सभी यहां पे क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सभी ने कई बार इस चीज को पढ़ा है कि जब समांतर परिपथ में या समांतर क्रम में कई प्रतिरोध आपस में जुटे हुए रहते हैं तो सभी प्रतिरोधों की जो विभवांतर होती है वो क्या होती है, समान होती है, बट धारा सबसे अलग अलग बहती है। यदि कि I1, I2, I3 इन सभी प्रतिरोधों से बहेगी। मतलब साफ है कि अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम सभी कहते हैं कि सर समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के लिए, सभी आर के लिए, आर समझ जाएंगे सर, रेसिस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं, सभी आर के लिए विभव क्या होता है, आप सभी कहेंगे समान होता है। विभव क्या होता है, समान होता है। जबकि मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सभी प्रतिरोध से यानी कि सभी आर से अलग अलग धारा बहती है। सभी आर से क्या होती है, अलग अलग धारा बहती है, अलग अलग धारा बहती है। अब मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं कि इस तीनों ही प्रतिरोध R1, R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अब इसका जो संयोजन हम निकालते हैं वो सर क्या होता है, तो इस समांतर क्रम में जुड़े हुए जो आपका सभी प्रतिरोध है उसमें से जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम वैल्यू क्या आएगा, तो सर इन सभी प्रतिरोधों का समांतर क्रम में इक्विवेलेंट प्रतिरोध आएगा। मतलब हमारे समझाने का मतलब यह है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए जो भी प्रतिरोध होंगे अगर उन सभी का आप समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का जो वैल्यू होगा सर उस क्रम में जुड़े हुए सबसे कम प्रतिरोध से भी वैल्यू कम होगा। तो भाई मेरे आपको इसी तीन पॉइंट के बेस पे यह सवाल पूछा जा रहा है कि समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि समांतर परिपथ की निबल धारा अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है। मेरे मित्र ये बात बिल्कुल ही गलत है। जब भी हम यहां पे बात कर रहे हैं कि सर समांतर क्रम में जो धारा बहेगी वो सभी प्रतिरोधों से अलग अलग बहेगी, तो ये जरूरी नहीं है कि जो सर धारा का योग होगा वो अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होगा, ये कभी जरूरी नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि सभी प्रतिरोध के लिए विभव या विभवांतर क्या होता है, हमेशा समान होता है। यहां पे असमान कहा जा रहा है, आप कहेंगे गुरुजी ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि समांतर परिपथ का जो निबल प्रतिरोध होगा वो अलग अलग प्रतिरोध के योग से हमेशा कम होगा, अधिक नहीं होगा। तो भाई मेरे ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका चला गया। चौथा है कि समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के योग से हमेशा कम होता है। मेरे मित्र बिल्कुल सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया है और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? बहुत ही सरल सा सवाल, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे, अचानक से देखोगे तो आपको लगेगा वाओ, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में आरबीसी, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स की चर्चा की जा रही है। जबकि मेरे मित्र इस क्वेश्चन का मर्म यही है कि अगर खून बहने लगे तो उसके थक्का जमाने में मदद कौन करेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एक नहीं 100 बार हम लोगों ने पढ़ा है कि रक्त को थक्का जमाने में मदद कौन करता है? आप सभी कहेंगे सर प्लेटलेट्स करता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मेरे मित्र ये जो प्लेटलेट्स है आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जो क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। यानी कि प्लेटलेट्स को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या करता है? तो सर रक्त केशिकाओं को थक्का जमाने में मदद करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी की बात करेंगे तो ये आपके ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? तो आप कहेंगे सर कणिका माना जाता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। इस आरबीसी में क्या मौजूद होता है? आप सभी कहते हैं सर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। और मेरे भाई ये जो हीमोग्लोबिन है आप सभी ध्यान में रखना, इस हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है? 96%। जबकि जो आपका हीम एक तरह से पिगमेंट है, रंजक है, इसकी प्रतिशतता कितनी होती है? सर 4%। और इसी हीम में क्या होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, लोहा के अणु होते हैं। क्या होते हैं? लोहा के अणु होते हैं। मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसको क्या बोला जाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी श्वसन वर्णक बोला जाता है, यानी कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से श्वसन वर्णक है, आप कहेंगे हीमोग्लोबिन कहां मिलता है? सर आरबीसी में मिलता है। किससे बना हुआ है? तो ग्लोबिन और हीम रंजक से बना हुआ है। ग्लोबिन क्या है? आप कहेंगे प्रोटीन, जिसकी प्रतिशतता 96% और हीम 4%। और इसी हीम में क्या होता है? आप सभी कहेंगे आयरन के अणु होते हैं जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अपने साथ जोड़ते हैं और जोड़ करके क्या बनाते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका है इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट। इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट आप कहेंगे गुरुजी ये क्या है? हमने तो ये पढ़ा है कि जो ब्लड है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया। पहला सर प्लाज्मा, जिसको हम लोग ब्लड का फ्लूइड पार्ट कहते हैं, और दूसरा होता है आपका सॉलिड पार्ट जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग कहीं पे भी डब्ल्यूबीसी की बात करते, किसकी बात करते हैं? डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसे शरीर का सैनिक बोला जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये सर दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक वो जिसमें छोटे छोटे कण मौजूद हो और एक वो जिसमें छोटे छोटे कण मौजूद नहीं हो। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा डब्ल्यूबीसी जिसमें छोटे छोटे कण मौजूद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और मेरे मित्र वैसा डब्ल्यूबीसी जिसमें आपका छोटे छोटे कण मौजूद नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका ग्रेनुलोसाइट्स है ये कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और साथ ही मेरे मित्र जो बेसोफिल्स होता है ये क्या होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये वैसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिसमें छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। तो यहां पे आपके ऑप्शन में इओसिनोफिल की जो चर्चा की जा रही है वो एक्चुअली में क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इओसिनोफिल जो है वो वैसा डब्ल्यूबीसी है जिसमें छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। अब मेरे मित्र एग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इसमें सर छोटे छोटे कण मौजूद नहीं होते हैं और इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? तो एक होता है आपका मोनोसाइट्स। क्या होता है? मोनोसाइट्स। और दूसरा आपका क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस डिस्कशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये इओसिनोफिल जो है ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि छोटे छोटे कण युक्त डब्ल्यूबीसी है।
जिसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे, वैसा डब्ल्यूबीसी, वैसा डब्ल्यूबीसी, वैसा डब्ल्यूबीसी जिसमें जिसमें छोटे छोटे कण मौजूद ना हो, वैसा डब्ल्यूबीसी जिसमें छोटे छोटे कण मौजूद ना हो। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो पाया होगा और इओसिनोफिल लिम्फोसाइट्स क्या है आप समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण डैश होगी, अभिलंब से दूर की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब के लंबवत हो जाएगी, अभिलंब के समांतर हो जाएगी। अब हमारे बहुत सारे मित्र यहां पे परेशान होंगे कि गुरुजी ये हवा का अपवर्तनांक दे दिया गया है, इसका क्या रिलेशन है। मेरे मित्र आप सभी को ये याद रखना होगा कि जब भी प्रकाश आपका क्या होगा, ध्यान में रखिएगा कि सर सघन माध्यम से यानी कि ऑप्टिकली डेंसर माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, वो क्या होगा आप ध्यान में रखेंगे, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक, अब ध्यान में रखिएगा कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, आप ध्यान में रखेंगे कि अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। कब, तो सर जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा और जब सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। और कॉमनली मेरे मित्र इस क्वेश्चन में इसी हमको कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, अपवर्तनांक से हमें कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण हवा से किस में जा रहा है, जल में जा रहा है। अब हवा और जल की आप तुलना करेंगे तो आप कहेंगे सर जल की अपेक्षा हवा जो है वो प्रकाशतः विरल होगा, जबकि जल जो है वो हवा की अपेक्षा क्या होगा, प्रकाशतः सघन होगा। प्रकाश हवा से जल में जा रही है तो विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या मुड़ जाएगी। तो आपका पहला ऑप्शन है अभिलंब से दूर की ओर झुकेगी, नहीं होगा। अभिलंब की ओर झुक जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी तीसरा है कि अभिलंब के लंबवत हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं निकलता। अभिलंब के समांतर हो जाएगी, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही सरल सा सवाल कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। मेरे मित्र ऑप्शन है नीला, लाल, पीला, हरा, पीला। क्या होगा इसका आंसर। आप सबों को मालूम है कि यहां पे किसकी बात की जा रही है, जठर रस की बात की जा रही है। जठर रस मेरे भाई ये कहां से स्रावित होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जठर ग्रंथि से स्रावित होती है, जठर ग्रंथि से स्रावित होती है। और आप सबों को मालूम है कि इस जठर रस में आपको क्या देखने को मिलता है, आप सभी कहते हैं कि सर इस जठर रस में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ में क्या होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर म्यूकस यानी कि श्लेष्मा होता है। और मेरे मित्र ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजोन है ये HCl के साथ मिलकर के क्या होता है सर, एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है, जो आमाशय में प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। और बेसिकली ये जठर ग्रंथि आपको कहां मिलता है सर, आपके आमाशय में मिलता है। कहां मिलता है, आमाशय में मिलता है। अब आप सबों को मालूम है कि ये जो हमारा HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में देखा जाता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होगा। पीएच पेपर हम लोग किससे बनाते हैं, आप सभी कहेंगे कि सर पीएच पेपर हम लोग थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक प्लांट से जो आपका लिटमस निकलता है सर उससे बनाते हैं। और मेरे मित्र इसी को हम लोग लिटमस पेपर के नाम से भी जानते हैं। और आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग नीला लिटमस को किसके साथ मिलाएं सर, एसिड के साथ मिलाएं, तो आप कहेंगे गुरुजी नीला लिटमस एसिड के साथ लाल हो जाएगा, जबकि जो हमारा लाल लिटमस होगा वो बेस के साथ कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो भाई मेरे यहां पे सवाल भी आपसे वही करा जा रहा है कि जठर रस इसकी प्रकृति कैसी होगी। आप सभी कहेंगे गुरुजी जठर रस की प्रकृति अम्लीय होगी। क्यों, क्योंकि सर इससे इसके थ्रू HCl निकलता है। और हम सबों को मालूम है
कि अगर किसी अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस पेपर को रखा जाए, जो कि एक पीएच पेपर के रूप में जाना जाता है, तो सर नीला लिटमस हमारा कैसा हो जाएगा? आप कहेंगे लाल हो जाएगा। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा, अगर आपसे कभी यह सवाल पूछ दिया जाए कि जो जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी को यह याद रखना होगा कि जठर रस की पीएच वैल्यू, जठर रस की पीएच वैल्यू, जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होगा? आप सभी याद रखेंगे 1.0। मेरे मित्र आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। क्या कहेंगे कि सर पीएच वैल्यू 7 से बहुत कम है, यानी कि सीधे सीधे एक के पे है सर, तो ये क्या होगा आपका? आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाना जाएगा। किस रूप में जाना जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाना जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर से निम्नलिखित में से किस प्रकार के अम्ल का उत्पादन होता है? आप कहेंगे सर HCl का उत्पादन होता है। अमाशय से कौन सी अम्ल निकलती है? आप कहेंगे सर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है। आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रकारतक कार्यात्मक समूह फंक्शन ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? सोडियम, सल्फर, हीलियम, हाइड्रोजन। कहा जा रहा है कि एक समजातीय श्रेणी में किसी तत्व को, यहां पे किसी तत्व होना चाहिए, किसी तत्व को किसी प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि वो जो आपका तत्व है वो कौन सा है? सोडियम है, सल्फर है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको कैसे सोचेंगे, यहां पे समजातीय श्रेणी की बात की गई है। मेरे मित्र ध्यान से समझना कि समजातीय श्रेणी वैसा श्रेणी होता है जिसमें दो कर्मागत ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में क्या होता है सर? CH2 का अंतर होता है। जैसे कि मेरे मित्र मैंने आपको इसके बारे में कई बार कंसेप्ट दिया है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अल्कोहल के कुछ कंपाउंड की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है हमारा CH3OH, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मिथेनॉल कहते हैं। अब दूसरा होता है हमारा C2H5OH, क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं। फिर होता है C3H7OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रोपेनॉल कहते हैं। फिर होता है सर C4H9OH, क्या कहते हैं इसको हम लोग? आप कहते हैं सर ब्यूटेनॉल कहते हैं। मेरे भाई ध्यान देना यहां पे कि ये जो आप CH3OH कह रहे हो, C2H5OH कह रहे हो, C3H7OH कह रहे हो और C4H9OH कह रहे हो, और इसके लिए नाम आप मेथेनॉल लिख रहे हो, मेथेनॉल लिख रहे हो, साथ ही इसके लिए नाम आप एथेनॉल लिख रहे हो, इसके लिए एथेनॉल लिख रहे हो, और इसके लिए आप प्रोपेनॉल लिख रहे हो, प्रोपेनॉल लिख रहे हो, और इसके लिए आप ब्यूटेनॉल लिख रहे हो, ब्यूटेनॉल लिख रहे हो। तो ये सब के सब किस ग्रुप के कंपाउंड है? आप कहेंगे अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड है। चूंकि ये क्रम से लिखे हुए हैं तो ये सब के सब क्या होंगे? आप कहेंगे सर समजातीय होंगे। ध्यान दीजिएगा कि दो कर्मागत सदस्य के बीच में अगर आप देखेंगे तो कितना का अंतर है सर जी? CH2 का अंतर है। फिर यहां से यहां देख लो, क्या देखोगे? CH2 का अंतर है। यहां से यहां देख लो, क्या देखोगे सर जी? CH2 का अंतर है या नहीं है? बिल्कुल है। अब मेरे मित्र इसका जो आपने नाम लिखा है, अल्कोहल ग्रुप के इस कंपाउंड का जो नाम लिखा है, उसमें आपने क्या किया है? संगत एल्केन के साथ ऑल जोड़ा है। मतलब मेरे मित्र ये जो आप OH के रूप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हो, OH के रूप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हो, ये क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड के लिए फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि अल्कोहल ग्रुप के लिए, अल्कोहल ग्रुप के लिए अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? फंक्शनल ग्रुप की, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह की। किसकी बात करेंगे? प्रकार्यात्मक समूह की। तो क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी OH हो जाएगा। इसी को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अब इसके संगत नाम में आपने ऑल लगाया, तो मेरे मित्र ये जो आपका संगत एल्केन है एक्चुअली ब्यूटेन, तो यहां पे ब्यूटेन का असली फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहते हैं गुरुजी C4H10 होता है। प्रोपेन का असली फॉर्मूला क्या होगा? C3H8 होगा। लेकिन इसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप आप OH लगाते हैं तो एक हाइड्रोजन आपका कम हो जाता है। एक हाइड्रोजन आपका क्या होता है? कम हो जाता है। तो आप सभी से जो सवाल करा जा रहा है कि एक समजातीय श्रेणी में किसी तत्व को किसी प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि समजातीय श्रेणी
सर किसी न किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो वो किसको विस्थापित करेगा? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, क्योंकि जितने भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे सबका जो आईपीएसी नेम होगा उसके सर संगत नाम के साथ, अगर अल्कोहल है तो ऑल लगाया जाएगा, सर एल्डिहाइड है, कीटोन है तो सर इसके साथ अलग अलग नाम जुड़ जाएंगे। तो सीधा सा सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है कि एक समजातीय श्रेणी में किसी तत्व को किसी प्रकारात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, वो तत्व कौन सा है? आप सभी कहेंगे सर वो तत्व हमारा हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। मेरे मित्र ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? सर एल्कील ग्रुप मिलता है। क्या मिलता है? एल्कील ग्रुप मिलता है। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसा कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? क्या कहेंगे कि सर जैसे ही क्रोध की बात करी जाएगी, शर्मिंदा या चिंता होने की बात करी जाएगी, हम कहां जाएंगे? एड्रेनलिन हार्मोन पे जाएंगे। कहां जाएंगे? एड्रेनलिन हार्मोन पे जाएंगे। और मेरे मित्र इसका अधिकांश भाग कहां से स्रावित होता है? मेडुला से स्रावित होता है। याद रखिएगा, इस हार्मोन को हम लोग लरो या उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लरो या उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से लरो या उरो हार्मोन है, आप सभी कहेंगे एड्रेनलिन। मेरे मित्र यहां पे थायरॉक्सिन, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित होगा। और ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये क्या है? आप सभी कहेंगे सर ये एंड्रोजन है। क्या है? एंड्रोजन है, यानी कि पुरुष हार्मोन है। क्या है सर? एंड्रोजन पुरुष हार्मोन है। और मेरे मित्र अगर हम एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका फीमेल हार्मोन है। क्या है सर? फीमेल हार्मोन है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से निकलती है? सर ग्राफियन फॉलिक्यूल से स्रावित होती है। जबकि मेरे मित्र जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है फीमेल के बॉडी में वो कॉर्पस ल्यूटियम नामक कोशिका से बाहर आती है या स्रावित होती है। तो आप सभी इस चीज का भी खास ख्याल रखेंगे। बहरहाल जो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई कोशिका को पहचाने, तो मेरे मित्र ऐसे सवाल को आपको एक बार देख लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो ट्रेंड बदला है उस ट्रेंड के हिसाब से बहुत सारे सवाल आपको बायोलॉजी के डायग्राम से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। और कई सारे छात्र परेशान रहते हैं कि गुरुजी ये चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई कोशिका को पहचाने। कोशिका आप सबों के सामने है। क्या कहोगे कि 1000 बार सर आप बताए हैं कि ये जो है ये तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका में इस तरह का आपको बहुत सारे छोटे छोटे तंतु दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरी संरचना दिख रहे हैं आप इसको क्या बोलते हैं? आप कहते हैं सर ये पूरी संरचना जो है वो सेल बॉडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेल बॉडी या साइटोन के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है सर? बीच में नाभिक होता है। मेरे मित्र जो एक आपका लंबा सा तंतु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है? आप कहेंगे सर आवेग एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो आपसे सवाल करा जा रहा है कि नीचे दी गई कोशिका को पहचाने। आप सभी कहेंगे सर तंत्रिका कोशिका, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र का क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब अगर बात करी जाए वृक्क कोशिका की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे वृक्क कोशिका के रूप में हम लोग नेफ्रॉन को रेफर करते हैं और उसकी संरचना आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर हम लोग बात करेंगे अस्थि कोशिका की, तो आप सभी याद रखेंगे कि बोन सेल के रूप में आपको ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट ये सब क्या होंगे? आप कहेंगे सर बोन सेल होंगे। और मेरे मित्र अगर हम लोग पेशी कोशिका की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मस्कुलर सेल जो है वो भी आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। स्केलेटल मसल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंकाली पेशी कहते हैं। दूसरा होगा आपका स्मूथ मसल और तीसरा होगा आपका कार्डियक मसल, जो कि किस में पाया जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी हार्ट में पाया जाएगा। किसमें? हार्ट में पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं सर ऐसे डायग्राम वाले सवाल को अब आप टैकल कर लेंगे। अगर आपको मस्कुलर सेल से संबंधित या फिर नेफ्रॉन सेल से संबंधित कोई भी डायग्राम दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसको देखते ही पहचान लेंगे। बहरहाल आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सरल सा सवाल कि यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण 0 है तो चालक पर लगने वाला बल F कितना होगा? आप सबों को मालूम है कि जब भी हम चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच सर चालक पर लगने वाले बल की बात करेंगे तो सर
विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो किससे ज्ञात किया जाता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से प्राप्त किया जाता है, जिसमें फ्लेमिंग ने क्या बताया था कि जो अंगूठा है ये बल की दिशा को बताएगा, और ये जो आपका तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और ये जो आपका मध्यमा है ये किसको बताएगा? तो आप सभी कहेंगे FBI, यानी कि ये करंट की दिशा को बताएगा। तो भाई मेरे, ये आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों क्या होता है सर? समान कोणिक होता है। तो सर जो बल का परिमाण होता है वो हाई होता है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि सर चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण शून्य हो, तो चालक पर लगने वाला बल, आप कहेंगे सर जब कोण ही शून्य है तो जो हमारा चालक पर लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे शून्य हो जाएगा। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कई सारे छात्र यहां पे परेशान हो जाते हैं। आपको हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो या फिर राइट हैंड रूल हो, दोनों ही केसेस में जो आपका उंगली है वो समान कोणिक होगा तो आपको बल का जो परिमाण है वो मैक्सिमम मिलेगा, और धारा का जो परिमाण है वो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। याद रखिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें बल की दिशा प्राप्त होती है, जबकि मेरे मित्र फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बल की दिशा प्राप्त होती है, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अगर प्रेरित धारा के केस में भी एंगल 0 डिग्री हो जाए तो धारा का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए डैश है? विकास को बढ़ावा देना, ऊतकों की मरम्मत करना, पानी का संतुलन बनाए रखना, ऊर्जा की आपूर्ति करना। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि पोषक तत्वों की। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व की। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। पोषक तत्व के रूप में कौन आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। फिर कौन आ जाता है? आप सभी कहते हैं प्रोटीन आ जाता है। फिर कौन आ जाता है? आप कहते हैं विटामिन आ जाता है। विटामिन आ जाता है। फिर आप सभी कहेंगे गुरुजी फैट भी आता है। ठीक है, विटामिन के बाद आपका फाइबर एंड मिनरल्स आ जाता है। फाइबर एंड मिनरल्स आ जाता है। अब इन सब की अपनी अपनी उपयोगिता है। चला, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे शरीर में सभी कार्यों को करने के लिए क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। जबकि मेरे मित्र ये जो प्रोटीन है ये किसका काम करता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है। यानी कि हमारे बॉडी के मसल्स के डेवलपमेंट में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। विटामिन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जबकि मेरे मित्र फाइबर और मिनरल्स जो है ये हमारे शरीर में उपयोगी मिनरल्स की जो जरूरत होती है उसकी पूर्ति करती है, और साथ ही साथ जो भोजन का पाचन है या अन्य मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। तो मुख्य रूप से हम लोग ये कहते हैं कि गुरुजी कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। जबकि ये जो आपका प्रोटीन है ये हमारे शरीर को डेवलप करता है, यानी कि हमारे बॉडी को बिल्ड करता है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए क्या है? विकास को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं। ऊतकों की मरम्मत करना? बिल्कुल नहीं। पानी का संतुलन बनाए रखना? नहीं। ऊर्जा की आपूर्ति करना? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत कहता है कि जब किसी पिंड को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो यह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग किसी भी पानी से भरे टब में किसी वस्तु को क्या करते हैं? इमर्स यानी कि डुबोते हैं, ये वस्तु हमारा उबडूब करने लगता है, और हम सभी कहते हैं कि सर इसके ऊपर में एक बल कार्य कर रहा था जिसको हम लोग उत्क्षेप बल या फिर उत्प्लावन बल कहते हैं। और मेरे मित्र, ये जो उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल है इसके बारे में कौन बताया था? आप कहेंगे आर्किमिडीज ने बताया था। तो बिल्कुल आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है जो बल ऊपर की ओर लग रहा होता है, इसके बारे में कौन बताया? इस सिद्धांत को कौन दिया? आप कहेंगे सर आर्किमिडीज ने बताया, और इसीलिए इसको हम लोग आर्किमिडीज सिद्धांत के रूप में जानते हैं। क्या बताया था आर्किमिडीज ने? कि अगर किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाएगा तो सर वस्तु के ऊपर में एक बल लगेगा, यह बल उत्क्षेप बल कहलाता है, और इस उत्क्षेप बल का जो परिमाण होगा वो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। मेरे मित्र, पास्कल का नियम है, तो आप सभी याद रखिएगा कि दाब संबंधी नियम किसके द्वारा दिया गया?
आप कहेंगे दाब संबंधी नियम पास्कल के द्वारा दिया गया। न्यूटन का नियम तो आप सभी कहेंगे गुरुजी गति का नियम। गति का नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और साथ ही साथ याद रखिएगा गति के नियम के अलावे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है सर वो न्यूटन के द्वारा दिया गया। केपलर का नियम किससे संबंधित है? तो आप सभी याद रखेंगे कि ग्रहों के गति से संबंधित नियम की चर्चा की जाएगी। ग्रहों के गति से संबंधित नियम की चर्चा की जाएगी तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जी ग्रहों के गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन केपलर ने करा, जिसको हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के रूप में जानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता है। मेरे मित्र यही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है और ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। और आपके पहले ही ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी पहला स्टेटमेंट ही गलत है। अब दूसरा पढ़िएगा कि ग्रेफाइट को अधिक गर्म करने पर यह जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। जाहिर सी बात है कि सर ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, तो इसमें कार्बन की मौजूदगी होगी और जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो आप क्या कहेंगे गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। अब है कि ग्रेफाइट काला और मुलायम होता है। बिल्कुल सही है कि सर ग्रेफाइट का जो कलर है पेंसिल आप सभी ने देखा होगा, क्या कहिएगा, काला होता है। अब बात यह है कि सर ये मुलायम क्यों होता है? मुलायम इसलिए होता है क्योंकि सर इसके जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं और वो उसके सरफेस में फिसलते रहते हैं, जिस वजह से सर ग्रेफाइट के ऊपर वाले सरफेस को जब आप छूते हो तो आपको क्या नजर आता है? सॉफ्ट नजर आता है। ग्रेफाइट केवल कार्बन से बना है, बिल्कुल सही है। तो मेरे मित्र ये 3 स्टेटमेंट आपका सही है, जबकि चौथा क्या है? आप कहेंगे गलत। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र ग्रेफाइट में एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो विद्युत के चालन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये आपका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद के रूप में देखा जाता है। तो यहां पे जो कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता है, यह बात गलत है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है और जो गलत है वही आपको चुनना था, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? कार्बन के अपरूप की, तो आप सभी कहेंगे ग्रेफाइट हो, हीरा हो, बकमिस्टर फुलरिन हो, ये सब के सब क्या है? कार्बन के अपरूप है। जनरली मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अधातु विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट क्या करता है? विद्युत का चालन करता है, क्योंकि इसकी संरचना में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और वही फ्री इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस को चिकना और साथ ही साथ इसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन यौगिकों की डैश की प्रकृति की वजह से उसके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। आप सबों को मालूम है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि अगर हम CH4 की बात करें तो सर CH4 में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आपस में साझा करके जुड़े हुए रहते हैं। अब ये जो साझेदारी वाला बॉन्ड होता है, ये साझेदारी वाला बॉन्ड क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि सर जो आयनिक बॉन्ड होता है उससे कमजोर होता है और यही कारण है कि सर इसकी गलनांक और क्वथनांक क्या होती है? सर निम्न होती है। मेरे मित्र सिंपल सा लॉजिक है कि कोई चीज बहुत टाइटली बंधा हुआ है तो उसको खोलने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि कोई चीज आपका लूजली पैक्ड है तो सर उसको खोलने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। तो बेसिकली अगर हम किसी को गलाने की कोशिश कर रहे हैं या वेपोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हीट एनर्जी से करेंगे। अब अगर हीट एनर्जी ज्यादा लग रहा है उसके सर गलने में तो उसका गलनांक ज्यादा होगा, अगर कम लग रहा है तो गलनांक कम होगा। अगर सर उसको वेपोराइज होने में सर ज्यादा समय लग रहा है तो उसका क्वथनांक ज्यादा है, कम लग रहा है तो सर क्वथनांक कम है। चूंकि मेरे मित्र जो का सहसंयोजी बंध वाले यौगिक होते हैं उसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्षीण होता है, इसीलिए कार्बनिक यौगिक की गलनांक और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है? सर निम्न होती है। किसके वजह से? सर सहसंयोजकता, कोवैलेंट वजह से या कोवैलेंसी की वजह से। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसका गलनांक और क्वथनांक कार्बनिक यौगिक की अपेक्षा क्या होता है? सर हाई होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन से यौगिक होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आयनिक यौगिक में आप क्या देखेंगे? आयनिक यौगिक में आप क्या देखेंगे कि जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके वजह से? तो सर धातु और अधातु के आपस में अभिक्रिया करने की वजह से। मतलब जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करके जुटता है तब जो आपको कंपाउंड मिलता है वो क्या है? आप कहेंगे सर आयनिक कंपाउंड है। आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो HCl है,
सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट सहसंयोजी बंध बनता है, इसीलिए ये आपका सहसंयोजी आबंध वाला होगा। आप सबों को मालूम है कि NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रूप में जुड़े हुए रहते हैं? सर कोवैलेंट सहसंयोजी बंध के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। कार्बन आपका टेट्राक्लोराइड में क्या होगा? तो सर एक कार्बन के साथ क्लोरीन कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा, यहां पे भी हम कहेंगे सहसंयोजी बंध। लेकिन मेरे मित्र NaCl में आप कहेंगे सर Na+ और Cl- होगा। तो धातु पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और धातु निगेटिव आयन फॉर्म करता है, और मैंने आपको बताया धातु और अधातु से जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। तो आप बता दो सही आंसर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही सरल सा कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट है, प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, भी कितना है आपका? सर 6 वोल्ट, और V इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे V/R, तो 6/3 चेला क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 2 एम्पियर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि किस नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय भंजन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय उत्पादन, नाभिकीय संलयन। आप सबों को मालूम है कि सूर्य में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है उसके लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। सर नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, 2 नाभिक आपस में जुटते हैं। जैसे कि आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर यह आपका सन है, सूर्य है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सन के इंटरनल कोर में सर ड्यूटेरियम और ट्रेटियम आपस में क्या होते हैं? सर संलयित होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने से क्या बनता है? सर हीलियम बनता है, और साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन आपका अलग होता है, और मास लेवल पे आपका एनर्जी का क्या होता है? सर उत्पादन होता है। और ये एनर्जी इतनी होती है कि हम सभी क्या कहते हैं कि सर इस ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज के लिए जो ऊर्जा का स्रोत, अल्टीमेट ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, वो किसको माना जाता है? सर सन, यानी कि सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य के अंदर जो सूर्य से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन की वजह से होता है, जिसमें सब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में संयोजित होकर के किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि किस नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप सभी कहेंगे सर नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन बम भी सर नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे ही काम करता है। लेकिन नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन मतलब टूटना। इसमें सर कोई बड़ा नाभिक हमारा टूट जाता है। जैसे अगर हम लोग यूरेनियम 235 को सर न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तब मेरे मित्र ये टूट करके बेरियम और क्रिप्टन जैसे परमाणु बनाते हैं, और इस केस में न्यूट्रॉन का निष्कासन होता है, और साथ में सर 200 मेगावोल्ट आपका एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, नाभिकीय विखंडन में बड़ा नाभिक टूट जाएगा, और संलयन में सर 2 छोटा छोटा नाभिक आपस में जुट करके बड़े नाभिक का निर्माण करेगा। अच्छा, नाभिकीय विखंडन की घटना पे आपका कौन आधारित होता है? तो मेरे मित्र जो परमाणु बम होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बाद बाकी नाभिकीय भंजन, तो भंजन का मतलब भी तोड़ना ही होता है। तो यहां पे ध्यान में रखेंगे कि विखंडन और भंजन का सेंस एक ही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, और मेरे मित्र ये मैं आप सबों के लिए होमवर्क देना चाहूंगा। पूछा जा रहा है कि पौधे के किस भाग से चाय प्राप्त होती है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, और मेरे ख्याल से सभी छात्रों का सही आंसर आना चाहिए। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत लैंप के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी टंगस्टन है, जिसका लैटिन नेम वाल्फ्रम होता है। बाद बाकी एल्यूमिनियम, कंस्टेंटन, चांदी, इन सभी की बात करेंगे तो हम सभी क्या कहेंगे कि सर इसमें चांदी जो है वो सर्वोत्तम चालक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से कौन सा हैजा का कारण बनता है? हैजा, फॉलोइंग काउजेस कॉलरा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो कॉलरा काउज होता है ये विब्रो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया के वजह से होता है। किसके वजह से? विब्रो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया के वजह से, यानी कि जीवाणु के वजह से। मेरे मित्र ये जो जीवाणु होते हैं ये दूषित भोजन या फिर दूषित पानी के थ्रू हमारे बॉडी में क्या होते हैं? इंटर कर जाते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे आंत में जाकर के क्या करते हैं? आंत को पूरी तरीके से
सर आप कह सकते हो स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए? ज्यादा अमाउंट में पानी छोड़ने के लिए। और उस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति लगातार वोमिटिंग और सर वॉशरूम जाता है, बार बार वो बाथरूम जाता है और वोमिटिंग होती है। और जो पेशेंट होता है सर वो मतलब कह सकते हो कि डायरिया के केस में आ जाता है, यानी कि डायरिया से पीड़ित हो जाता है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हैजा का कारण है, तो हैजा का कारण आप सभी याद रखेंगे विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हैजा का कारण कौन हो जाएगा, आप कहेंगे जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी वायरस, फफूंद, ये सब भी क्या होते हैं, बहुत सारे बीमारी का कारण बनते हैं, जैसा कि आप सबों को पीछे के सेशन से मालूम है। अगला सवाल देख लीजिए। अच्छा, आपके इस सेशन में टोटल 19 सवाल थे, जिसको मेरे मित्र आप सभी ने हमारे साथ ढंग से कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा मिल जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र, अगर आप में से कोई भी छात्र साइंस को बिल्कुल ही डीपली पढ़ना चाहते हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, आगामी सभी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे साइंस स्पेशल लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपके सर टेक्नीशियन ग्रेड 3, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई, इन सभी एग्जाम के लिए रामबाण होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस बैच से संबंधित अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।